नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि एनएमपी प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार 4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट यानी कि बुनियादी ढांचा संपत्तियों की बिक्री से पैसे जुटाएगी। ये एसेट करीब 6 लाख करोड़ रुपए की है। इनमें रेल, सड़क, बिजली क्षेत्र से लेकर टेलीकॉम, वेयरहाउसिंग, एयरपोर्ट, पोर्ट, माइनिंग और स्टेडियम तक शामिल है। सरकार की इस योजना पर कांग्रेस ने तीखा हमला भी किया है। उसने मोदी सरकार पर देश बेचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब देश को समझ आ गया है कि किस पर विश्वास नहीं किया जाए। यानी कि जैसे ही एनएमपी की अनाउंसमेंट होती है वैसे ही फिर से एक बार हमारे जहन में वो बजट सत्र याद आ जाता है जिसमें निर्मला सीतारामन ने शायद पहले से ही अंदाजा दे दिया था। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है कि आखिरकार ये बात क्या है, ये जो मोनेटाइजिंग पॉलिसी है, पाइपलाइन है, उससे फायदा किसे होगा और किसे नुकसान है। तो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश ठाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रकाश कापड़िया जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। राजेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट भाषण में जिसका जिक्र किया था वो प्रोग्राम आ ही गया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर, जिस प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार 4 लाख में करीब 6 लाख करोड़ रुपए की एसेट से पैसे जुटाएगी। इसे हम किस तरह देखें? देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था पर हम नजर डालें तो पिछले 7 साल में केंद्र सरकार को 2 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा। लिक्विडिटी शॉर्टेज से बैंक भी जूझ रही है और रिजर्व बैंक भी जूझ रही है। इसके बीच हमने देखा कि एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में देने का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फॉर्म है उसको देने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद कुछ निजी सरकारी संस्थाएं थी, LIC है, उनका निजीकरण की बात चल रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है अलग अलग स्टेट के, उसके बारे में भी निजी क्षेत्र को सौंपे जाने की बातें हो रही है। तो सरकार है वो मुझे लगता है कि अब उस नीति पे चली है कि सरकार सिर्फ सरकार चलाएगी और जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सरकार नहीं चलाएगी। मुझे याद आता है प्रमोद महाजन का एक स्टेटमेंट था। जब वाजपेयी की सरकार आई और प्रमोद महाजन से पूछा गया कि आपकी सरकार क्या करेगी, तो प्रमोद महाजन ने जवाब दिया था कि मेरी सरकार सिर्फ सरकार चलाएगी। उसका मतलब यह हुआ कि वो जो प्रमोद महाजन का विजन था उस वक्त का, वही विजन को लेकर अभी नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है। दिक्कत उसमें भी नहीं है, सरकार जो करने जा रही है उससे पैसा जुटाए, उसमें भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब आप प्राइवेट ऑपरेटर के हाथ में दे देते हो कोई चीज और उसके बाद वो आम आदमी की पहुंच से बाहर चला जाता है। हमने देखा कि जब से एयरपोर्ट दिया गया अदानी को, उसके बाद उसके पार्किंग चार्ज का क्या हुआ, उसका एंट्री फी का क्या हुआ। तो उससे क्या होता है कि तेजस ट्रेन आई है तो उसमें मुसाफरी करने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन पर इतने सारे प्रतिशत लोग हैं, मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो प्राइवेट हाथों में दे देने से एक दहशत ये रहती है कि कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर आएगा, वो 6 लाख की संपत्ति 4 लाख में ले या 5 लाख में ले, वो मुनाफा करने के लिए आएगा। वो नुकसान वाली चीज के अंदर, क्योंकि वो तो व्यापारी आदमी है, वो नुकसान वाली चीज में अपना हाथ नहीं जलाएगा। तो जब वो मुनाफा करने आएगा तो जो हमारा सेवा, सरकार और सेवा, ये दोनों शब्द जो जुड़े हुए हैं उसके अंदर अंतर आ जाता है। उसमें सेवा की भावना नहीं रहेगी। उसकी पहली भावना ये रहेगी कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट के सामने मुझे क्या रिटर्न मिलता है, वो उसका पहला गोल रहेगा। और जब ये गोल होता है तो जो सामान्य आदमी है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उसके लिए वो सारी चीजें धीरे धीरे महंगी होती जाती है। हमने पेट्रोल का निजीकरण भी देखा,
हमने एजुकेशन का निजीकरण भी ये देखा है, हमने बैंकों का निजीकरण भी देखा है। इस सारी चीजों के अंदर मोटी मोटी बात पर यह देखने को मिला है कि जब ये आता है तो वो सरकार के नियंत्रण से बाहर चला जाता है। सरकार में अभी बेचने वाली बात जो आप कह रही है वो नहीं है, क्योंकि जो उसके टाइटल है वो गवर्नमेंट के पास रहेंगे, यानी कि लीज पे दी जाएगी, रेंट पे दी जाएगी 10 साल, 15 साल, 5 साल, और उसका रिन्यूअल का जो टर्म होगा उसके आधार पर उसको रिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, या सरकार उसको वापस ले ले, वो सरकार तय करेगी। उसका मतलब वो बेची नहीं जा रही, लेकिन वो प्रॉपर्टी है वो 5 साल या 10 साल के लिए या 2 साल के लिए किसी निजी ऑपरेटर को चलाने के लिए दे दी जा रही है। उसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश ने खड़ा किया, उस देश दो चीज है, उसको या तो चलाने का मादा इस सरकार के अंदर नहीं रहा, या तो सरकार जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उसको लॉस में चला रही है, उससे अपना पीछा छुड़ाने जा रही है। दो चीज है। और उसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि क्योंकि सरकार सिर्फ पैसा देख रही है कि पैसा हमारे पास आ रहा है, लेकिन सरकार वो व्यापारी नहीं है। सरकार का जो काम है, सब्सिडी भी, यानी कि गैस पे थी वो सब्सिडी धीरे धीरे हटाई गई, पेट्रोल पर जो सब्सिडी है उसको भी धीरे धीरे विड्रॉल करने की बात चल रही है। तो वो सब जब होता है तो उसका जो वजन है वो आम आदमी की जेब पर आता है। तो उससे अभी विवाद चल रहा है और ये कंट्रोवर्सी चल रही है। हर एक लोग अपने अपना मंतव्य दे रहे हैं। सरकार के पास भी कुछ अपने पॉजिटिव मंतव्य होंगे, उसके बाद भी कोई सकारात्मक सोच होगी, तो वो विपक्ष के साथ बैठकर उस पर भी एक डिस्कशन होना चाहिए, और डिस्कशन होने के बाद सारे लोगों को विश्वास में लेने के बाद कोई एक आखिरी निर्णय पर सरकार को आना चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी और हिमांशु जी आना चाहूंगी। जैसे ही ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात आती है, वैसे ही कांग्रेस के द्वारा एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा जाता है कि नारा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, ये नहीं बताया कि कुछ नहीं बचने दूंगा, और हैशटैग भी चल रहा है स्टॉप सेलिंग इंडिया। सही बात है, ये सरकार की एक पॉलिसी रही है कि बांटने की कुछ और काम करने का कुछ। बोलते थे कि हम ये 2 करोड़ को लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। अगर 2 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट देना है तो सरकार को नई नई एसेट्स जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो बनानी पड़ती है। गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के पास मोनोपोली वाला बिजनेस होता है, तो उसमें से वो रन करके सबको रोजगार देना पड़ता है। आप देखिए तो जब आज़ादी हमको मिली तब से आप देखिए कि इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, तब कांग्रेस ने एक एक करके सभी एसेट्स बनाई गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट की एसेट्स हुई वो इकोनॉमी के पिलर हुए। उसके कारण देश आज इतनी रफ्तार से आगे चल रहा है। जो 2.3 यूएस स्टूडेंट की इकोनॉमी कांग्रेस ने बना के दी, आज वही इकोनॉमी डाउन 2 ट्रिलियन के आसपास आ गई है। क्यों? 7 साल में उनको फुल मेजॉरिटी मिली, तो वो क्यों नहीं कुछ कर पाए? उन्होंने सब बेचने का ही काम किया है। और ये जो बेचने, जब राजेश भाई ने बोला कि ये लीज पे है, तो लीज भी ऐसी होती है कि जो पूरा एसेट्स, वो एसेट्स का राइट्स और वो सब जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उसके पास चले जाते हैं, और वो कब बिक जाए उसके बाद वो पता भी नहीं चलता। अभी पब्लिक के लिए खाली लीज दिखा 99 ईयर्स की लीज दे दी, तो क्या करोगे? जो भी है। और गवर्नमेंट के पास जो इनकम, इससे क्या जो गैर फायदे होते हैं वो बताता हूँ। जो गवर्नमेंट ये जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है वो बेच रही है, यानी और लीज पे दे रही है, तो उससे क्या होगा कि जो आय के साधन है उसके पास वो कम हो जाएंगे। यानी गवर्नमेंट के पास वो अर्निंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और पब्लिक पे टैक्स ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा हर एक तरह से। जैसा अभी एक्साइज में, पेट्रोल डीजल की एक्साइज में पब्लिक से यही साल में 3.71 लाख करोड़ का टैक्स वसूला गया है। तो बोलते थे हम कोरोना की रसी मुफ्त में देते, वो तो 60,000 करोड़ की होती है। उसके सामने खाली एक ही साल में 3.71 लाख करोड़ कलेक्ट कर लिए। यानी अभी पिछले 3 सालों से लाल किले पे बोल रहे हैं कि मैं 100 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ये तो सब बेच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात तो अलग रही, ये 100 लाख करोड़ की जो एसेट्स है गवर्नमेंट की, वो बेचेंगे एक एक करके। यानी उनका बोलने का लाल किले से जो इम्पोर्टेंस रहता है वो है कि मैं 100 लाख करोड़ की एसेट्स इंडिया की बेच दूंगा, पर एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं दूंगा। 7 साल में आप बताइए क्या इन्वेस्टमेंट आया? प्राइवेट कंपनी क्यों ये ले रही है? आप वो भी देखिए कि प्राइवेट गवर्नमेंट को ये बिजनेस चलाना नहीं आता। बिजनेस यानी सरकार के पास सेवा का उद्देश्य है,
सरकार जी मोनोपोली वाला जो जो चीज होती है, मोनोपोली वाली प्रोडक्ट होती है, वो मोनोपोली वाली प्रोडक्ट उसके पास रखती है, क्या क्योंकि वो उससे पब्लिक को जैसे कोई ज्यादा पैसा ना चुकाना पड़े। अभी ये जी बिजनेस ये प्राइवेट प्लेयर के पास आ जाएगा, वो तो अपनी तरह से जो पैसा को वसूल करेंगे। और ये मोनेटाइजेशन की बात राहुल गांधी ने सितंबर 2018 में बोली थी। ये भी एक सोचने वाली बात है, उन्होंने ये मोनेटाइजेशन वर्ड भी यूज किया था कि जैसे अमित शाह ने ये बताया था ये इंडिया एक सोने की चिड़िया है, तो ये एक प्रोडक्ट बता के अमित शाह ने तभी से इंडिकेशन दे दिया था कि मैं एक एक करके ये सब चीज बेचूंगा और मोनेटाइजेशन करूंगा। ये सरकार में कभी कभी डीमोनेटाइजेशन आता है और कभी कभी मोनेटाइजेशन आता है। एक दोनों जी तरफ से पब्लिक को फटकार होती है ये सरकार से। जी प्रकाश जी, आपकी और आना चाहूंगी। निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी थी कि राजकोषीय घाट जो है उसको पूरा करने के लिए सरकार इन संपत्तियों को इस तरीके से मतलब पाइपलाइन में डाल रही है। क्या कहना चाहेंगे? राजकोषीय घाट पर मुद्दा अटका हुआ है। ये जो इस समय जो जीडीपी नीचे है, वो सरकार ये निर्णय ले रही है लीज पे देने का या बेचने का। और अभी ठाकर जी ने बताया कि रिजर्व बैंक से 2 बार इन्होंने पैसा उठाया है, डिविडेंड या जो भी रूप में उठाया है। तो रिजर्व बैंक की हालत खस्ता है, अपने देश की तिजोरियों को तकलीफ है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर लेगा कोई भी यूनिट, वो प्रॉफिट करने के लिए लेगा, और प्रॉफिट करता हुआ यूनिट भी सरकार ने बेचा है। तो जी प्रॉफिट करता हुआ यूनिट सरकार को बेचना नहीं चाहिए, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे अमीरों की संख्या इतनी नहीं है कि सरकार इस समय में पब्लिक सेक्टर का इस तरह नीलामी करे या किसी को भी दे देवे। उसके अंदर करप्शन, अंडर टेबल सब बहुत चीजें होती है। और बड़ी जो तपासनी एजेंसियां हैं, वो राजकीय इशारे पे काम कर रही है अभी। तो ये सब देखते हुए किसी को कोई अभी सरकार स्वतंत्र इससे आर्थिक शोषण प्रजा के टैक्स का लेकर के, और जो इस तरह से जो टैक्स भी बढ़ता जाएगा, जो करदाता है उसको भी तकलीफ है, प्रजा को भी तकलीफ है। और इस समय पर यह निर्णय लिया है, वो जो बताता है कि अपने को पैसे की जरूरत है, सरकार की इकोनॉमी डाउन है। और जिस तरह से हमको आज़ादी से पहले हमें हमारा ऊपर जो अंग्रेज लोग शासन करते थे, जी वो परिस्थिति का निर्माण अभी हो रहा है। कोई प्राइवेट सेक्टर के नाम पे एमएनसी कंपनियां भी घुस जाएगी, विदेशी कंपनियां भी उसको करेगी, भले 5 साल 10 साल वो उसको खोखला करके चली जाएगी। जिस तरह से अंग्रेज लोगों ने देखा, सब लूट लिया, सोने की चिड़िया जी दूसरे लोगों ने भी लूटा। तो उन्होंने देखा अभी देश में कुछ रहा नहीं है, तो अब इसको खोखला कर दिया, आप निकल जाओ इधर से। तो इससे प्राइवेट सेक्टर या मल्टीनेशनल कंपनियां बिहाइंड द प्राइवेट सेक्टर, वो जी यह इस तरह से जो सरकार बैकडोर से हमारी जो ये जो प्रॉफिट है और मुनाफा है, वो बैकडोर से बाहर की कंपनियां ही ले जाएगी, और इंडिया में कुछ रहता नहीं है इसमें। जी जैसे पेट्रोल डीजल का भी भाव बढ़ रहा है, और एक तरफ जो क्रूड ऑयल का भाव कम हो रहा है, ये विपरीत परिस्थिति है। मनमोहन जी सिंह के शासन में ऐसा था कि भाव बढ़ता था इसका क्रूड ऑयल का, तब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता था। अभी पेट्रोल डीजल का भाव कम हो रहा है, क्रूड ऑयल का भाव कम हो रहा है और पेट्रोल डीजल का बढ़ रहा है। तो ये लोग जो है बैंकिंग सेक्टर को कवर करने के लिए जी यह मुनाफे का उपयोग, पेट्रोल डीजल का जो भी है आर्थिक शोषण प्रजा का हो रहा है, वो बैंकिंग सेक्टर को जमा करने के लिए सरकार पैसा लगाती है या और कोई पर लगाती है। प्रजा बहुत विचलित है इससे कि यह ऐसा कैसे हो रहा है। जी लेकिन इसमें प्रजा को जागरूक होना चाहिए, और विरोध पक्ष को भी जागरूक होना चाहिए। विरोध पक्ष जो है वो भी, उसको भी इस बारे में विरोध करे तो सरकार का खुलासा मांगना चाहिए। इससे पब्लिक जी इंटरेस्ट का हेतु है वो रहे। शिक्षा में भी ऐसा हुआ, आरोग्य में भी ऐसा हुआ कि निजीकरण से सबको नुकसान ही पहुंचा है, जी देश को नुकसान पहुंचा है। और फिर सरकार का कंट्रोल कोई रहता नहीं है निजीकरण पे। जैसे शिक्षा में अभी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर, सरकार अपने उधर से निकलती जा रही है। और अभी इतनी सारी गरीबी रेखा के नीचे लोग जीते हैं, मोर देन 60% के जी आसपास।
उस देश में यह निर्णय लेना वो देश के लिए आत्मघातक होगा, ऐसा मेरा अभिप्राय। जी बिल्कुल। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर समझा जाए तो 115 नीति आयोग की अगर बात कर ले तो उन्होंने ही जो गरीब जिले जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे 115 है जिसे एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। अगर यहाँ ये जिलों की बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन शायद ऐसी है कि साफ पानी मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक स्कूल खुल जाएगा वो सरकार टारगेट रखना पड़ता है उनको, नहीं इस बार हम एक स्कूल तो इस जिले में दे ही देंगे। फिर चाहे बात हो रोजगारी की या फिर बिजली की भी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर यह भी बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर यहाँ के सांसद देखें तो सारे मतलब मोस्ट ऑफ सारे करोड़पति हैं। यहाँ के अगर हम बात कर ले विधायक वो भी सारे करोड़पति है। और ये क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शायद कहीं ना कहीं किसी बिजनेसमैन का पावर प्लांट भी है, कोई फैक्ट्री भी है, कोई बहुत बड़ी यूनिट भी है, लेकिन वहाँ के लोग गरीब हैं। हाँ, वहाँ के जो सांसद है वो करोड़पति है, विधायक करोड़पति है, वहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं जिसने पावर प्लांट भी डाला है शायद वो भी टॉप बिजनेसमैन में आता है, लेकिन लोग गरीब है। यानी क्या समझा जाए इसे? मुझे कोई विधायक करोड़पति हो या संसद करोड़पति है उससे ऐतराज नहीं है जी। इस देश का जो प्रधानमंत्री है जी, वो खुद वो दावा करता है कि वो बहुत गरीब परिवार से आया है, उनकी माँ लोगों के घर पे बर्तन मांजती थी, वो खुद चाय बेचते थे। तो उनको गरीबों की दिक्कत का पता होना चाहिए। जो लोग धनपति है उनको उसकी सिचुएशन शायद पता न हो, लेकिन मोदी जी जो दावा करके राजनीति के अंदर आए हैं तो उनको ये पता होना चाहिए। किसी भी घर परिवार का मुखिया जो है वो अगर घर चलाता है तो सबसे पहले वो देखता है कि घर में राशन आए, अपने जो बच्चों हो उस बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले, उसके बाद उनके भविष्य के लिए यानी कि उनकी शादी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया जाए या कुछ बचत की जाए, कुछ सेविंग किया जाए। और ये सब हो जाने के बाद अगर उसके पास पैसा बचता है तो वो घर में टीवी लाता है, फ्रिज लाता है, एयर कंडीशन लाता है। अगर घर में बच्चे भूखे हो और एसी की हवा उसको खिलाओ तो उससे पेट नहीं भरता जी। तो जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको अपने देश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति का पता होना चाहिए कि देश की प्राथमिकता क्या है। आप अगर देश के 4 कोने से 4 बुलेट ट्रेन दौड़ा दोगे जिसके अंदर देश के बजट यानी कि 10 साल के बजट का पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद वो बुलेट ट्रेन के अंदर सफर करने वाले जो लोग हैं वो 130 करोड़ में से सिर्फ 2 या 3% लोग हैं। और दूसरी तरफ जैसे प्रकाश भाई ने बताया कि हमारे पास न स्कूल है, न अच्छा पीने का अभी पानी है, नहीं अभी दूर दराज के गांव तक सड़क है, बिजली है, न आरोग्य की व्यवस्था है जो कोरोना काल में हमने देखा जहां कलाई खुल गई। तो ये सब अभी प्रोविजन करना बाकी है इस देश के अंदर। जो लोगों की निजी जरूरियात है, जो प्राथमिक जरूरियात हम कहते हैं, जो उनका हक है इस सरकार के अंदर, टैक्स के पैसे देते हैं, वो गरीब आदमी भी टैक्स का पैसा देता है और अमीर आदमी भी देता है। वो इनकम टैक्स के तौर पर देता होगा, जीएसटी के तौर पर देता होगा, वैट के या अलग टैक्सेशन से देता होगा, लेकिन वो कोई भी चीज खरीदता है, गरीब आदमी 5 रुपए का बिस्कुट खरीदता है तो उस पर भी वो टैक्स देता है। तो उसका वो अधिकार है। वो अधिकार से अभी तक पूरा देश उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। बहुत बड़ा हिस्सा है जो उससे वंचित है। तो सरकार को वो जो वंचित लोग हैं उसके लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। मगर ये सरकार जब से आई तब से एक ऐसी नीति चल रही है जिस नीति को हम बोलते हैं कि उद्योगपतियों की ब्रीफकेस लेकर वो सरकार चल रही है। जितने भी निर्णय अभी तक लिए गए सारे निर्णयों के अंदर हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है वो किसी न किसी उद्योगपतियों के विजन से जैसे सरकार चल रही है ऐसे निर्णय है। मेरे मित्र हिमांशु भाई हैं, उनको सब खुश होना चाहिए, मैं कहूंगा नाराज होने की बजाय, क्योंकि 60 साल में कांग्रेस ने देश को तबाह कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया। अब खुद सरकार, वही सरकार अब वैल्यूएशन बता रही है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है
6 लाख करोड़ की ये संपत्ति है, उसको हम लीज पे देने जा रहे हैं। हमारे पास इतने एयरपोर्ट है जिसको हम लीज पर लेने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ओएनजीसी है, एलआईसी है, बैंकिंग सेक्टर है, रेलवे का बहुत बड़ा मकड़ी जाल है पूरे देश के अंदर। ये सारी चीजें हमारे पास है जिसको हम खानगी हाथों में बेच के अपनी जेबें भर सकते हैं। यानी कि 60 साल में कुछ दिया था आपको, आप तो नहीं कमा पाए, आप नहीं कमा पाए। जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो ही मैं बाप दादा की जो मिल्कियत है उसको बेचूंगा, वरना मैं क्या करूंगा। मेरे पिताजी ने एक बंगला दिया होगा तो मैं अपनी मेहनत से दूसरा बनाऊंगा, लेकिन पिताजी का बंगला रखूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं, अगर मैं कर्जदार हो गया हूं तो मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, या तो वो बंगला किराए पे दे देना पड़ेगा, उसमें से आय करनी पड़ेगी, या तो बेच देना पड़ेगा। तो अभी जो सरकार जिस पे चल रही है उसमें कांग्रेस का वो पक्ष मजबूत होता जा रहा है कि आजादी के बाद कुछ भी इस देश के अंदर नहीं था। लालटेन से देश चलता था, रेलवे भी कोयले से चलती थी, वहां से लेकर सारे क्षेत्र में, तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, वहां से लेकर सारे क्षेत्र के अंदर ये देश चंद्र और मंगल तक चला गया। हमारा देश परमाणु का बहुत बड़ा एक हथियार लेकर आया है इस देश के अंदर। तो ये सारी जो चीजें हैं उपलब्धियां हैं। यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी संसद में कहते थे कि अगर मैं ये कहूं कि पिछले 50 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं मेरे देश के साथ नाइंसाफी करूंगा। जो भी सरकारें आई उनके पास जो स्थिति थी उस स्थिति के मुताबिक उसकी देश की बेहतरी के लिए लोगों ने किया, अब मेरी सरकार भी करेगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जाने से उनका जो विचार था वो भी उनके साथ चला गया, और वो विचार उसमें तब्दील हो गया कि 2014 से पहले इस देश के अंदर कुछ था ही नहीं था। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आ जाती है, मोरारजी भाई देसाई की सरकार भी आ जाती है, नरसिंह राव की सरकार भी आ जाती है, जिसमें थोड़े समय तक ये लोग समर्थन किया हुआ था। तो किसी भी प्रधानमंत्री या किसी चुनी हुई सरकार ने देश के लिए कभी सोचा ही नहीं। सिर्फ 2014 के बाद देश के बारे में सोचा जा रहा है। सोचा क्या जा रहा है? जो पिछले प्रधानमंत्रियों ने, जो पिछली सरकारों ने जो भी पक्ष की रही, उन्होंने इस देश के लिए जो संसाधन जुटाए थे उस संसाधन को या तो बेचा जा रहा है या तो किराए पे दिया जा रहा है। यानी कि हमारे पास, उसका मतलब ये हुआ जो जीडीपी गिर रही है उसमें जो तर्क दिया जाता है वो तर्क गलत है आपके। आप जो बता रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं देश को, तो वो आपका जो तर्क है वो भी झूठा साबित हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई देश ऐसा आप बताओ कि जो अपनी जो धरोहरें हैं, लाल किला तक हमने लीज पर दे दिया। आप सोचो, एयरपोर्ट तो समझी जाने वाली चीज है। और जो मैंने पहले ही बताया, जो दिक्कत उसमें ये है, प्राइवेट हाथों में देने से दिक्कत नहीं है। प्राइवेट हाथों में आप हमारा गुजरात राज्य का मार्ग वाहन व्यवहार है, जो एसटी निगम की बसें, किसी अदानी या अंबानी को बोलो कि आप चलाओ तो वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसमें नुकसान है। गुजरात वेयर हाउसिंग चलाने का बोलो कि किसी प्राइवेट ऑपरेटर को, तो वो सस्ते दाम पे गुजरात वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसमें हाथ जलने वाले उनके। तो वो मुनाफाखोरी करने के लिए सत्ता के अंदर आते हैं, और जब मुनाफाखोर सत्ता में घुस जाते हैं तो जो बात बताई वो अंतिम बात बताई वो अंग्रेजों वाली की। लेकिन अंग्रेजों की जो नीति थी वो भी नीति इसी तरह से देश के अंदर शासन करने के लिए उन्होंने भी व्यापारियों का ही उपयोग किया था। तो कहीं ना कहीं जब सरकार पर उद्योग के पति हावी हो जाते हैं और सरकार के सभी निर्णयों के अंदर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है, तब देश में बहुत बड़ी मुश्किल आने वाले सालों में आ सकती है। और ये जो दहशत है, उस दहशत के चलते जो कांग्रेस भी विरोध करती है, या जो भी विचारक है या चिंतक है, जो स्वतंत्र अर्थशास्त्री है, जो लोग बता रहे हैं, वो सारी यही जो चीज है उसका टोटल करके जो आने वाला भविष्य है देश का, उस पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
हिमांशु जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। ये शब्द का प्रयोग तो किया गया, लेकिन सारे ही लोग जानना चाहते हैं कि ये ब्राउनफील्ड एसेट आखिर होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मतलब सरकार कैसे तय करती है कि नहीं ये एसेट है, इसे लीज पर देना या बेचना ही उचित होगा। यानी सही में वो ब्राउनफील्ड एसेट होती है, या कैलकुलेशन कुछ आम लोगों के लिए अलग होता है डेफिनेशन, और ये शायद बेचने के brownfield- लिए, बिक्री के नहीं, लिए नहीं, अलग ये होता है। जी नहीं नहीं, ये मोदी सरकार की पॉलिसी रही है। जब उसको बेचना होता है तो वो आत्मनिर्भर कंपनियां भी, जैसे अभी ये गवर्नमेंट की सभी कंपनियां आत्मनिर्भर है, तो उसको भी जी बेच देते हैं। और पब्लिक को गुमराह करना है, जैसे अभी ये अपने इलेक्शन टाइम पे कि मैं अभी ये इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ, ये करना हूँ, तो आत्मनिर्भर अलग तरीके से होता है। उनका आत्मनिर्भर का नजरिया भी अलग है, वैसे ये एसेट्स का भी अलग है। डिमोनेटाइजेशन का भी अलग था, मोनेटाइजेशन का भी अलग है। डिमोनेटाइजेशन में आतंकवादी के पास फंड था, ये इनका ये था, ऐसा ऐसा करके डिमोनेटाइजेशन किया, और पब्लिक को मीन्स इकोनॉमी को जो पूरा तहस नहस कर दिया। ये अभी ब्राउन एसेट, ब्लैक एसेट्स, ब्लैक एसेट्स का भी बात कर के भी आए थे वो लोग, तो ब्लैक एसेट्स तो आई नहीं। यहाँ की जो जी व्हाइट एसेट्स थी वो सब बेच रहे हैं। अभी जो बात होती थी कि ये जब मोदी सरकार क्यों कर रही है, क्योंकि आज उनके उसके उसके पास कोई पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस नहीं है। आप जी समझो, एक मैं दूसरा भी बात पहलू में गौर करना चाहता हूँ कि जैसे ये सरकार ने अभी राजेश भाई ने तो बता ही दिया कि आरबीआई को भी 2 दफा आरबीआई से पैसे ले लिए थे, 1.7 लाख करोड़, और दूसरे 25,000 करोड़ डिविडेंड के तौर पे ले लिए थे। बाद में जो गवर्नमेंट का कर्जा था वो तकरीबन 2014 से 52 लाख करोड़ का था, वो बढ़ा के आज 1 लाख करोड़ हो गया। यानी वो 50 लाख करोड़ भी कर्जा ले लिया। अभी इतना इतना कर्जा ले लिया, आरबीआई से इतना पैसे ले लिए, और डिसइन्वेस्टमेंट तो पहले 1,25,000 करोड़ कर ही दिया था। तो इतना पैसा लेने के बाद भी इकोनॉमी क्यों इतनी खलास हो गई? यानी सबसे बड़ा करप्शन यही चीजों का हुआ है। आप देखने जाओ कि ये करप्शन ही पूरा करप्शन में ही पैसा चला गया है। इतना पैसा गवर्नमेंट ने लिया, टैक्स तो सबसे हाईएस्ट आ रहा है, इनकम जी टैक्स सबसे हाईएस्ट आ रहा है, जीएसटी का पैसा अभी 1 लाख करोड़ के आसपास हर एक महीने में तो ये पैसा जी जा कहाँ रहा है? जी गवर्नमेंट कोई एसेट्स नहीं बना रही है, उन तो कॉन्ट्रारी गवर्नमेंट सब एसेट्स बेच रही है। यानी ये सबसे बड़ा करप्शन का मुद्दा है। ये सब पैसा सब करप्शन में जा रहा है, और दूसरी तरह से रोटेट होके ये गवर्नमेंट एसेट्स की ये कंपनियां खरीद रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि गवर्नमेंट के पास मोनोपोली वाला जी बिजनेस है। तो अगर गवर्नमेंट लॉस मेकिंग यूनिट है, अगर राहुल गांधी जी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बोला कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, लेकिन वो कौन सी चीजों का होता है जो लॉस मेकिंग यूनिट होता है, जिसमें जी गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो बर्डन भी होता है, तो वो आप प्राइवेटाइजेशन में डालो। क्योंकि वो गवर्नमेंट वो कंपनियां, कोई भी यूनिट प्राइवेट कंपनी होगी वो ले लेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये गवर्नमेंट के पास जो बिजनेस है, प्रोडक्ट है, वो मोनोपोली वाली है, उससे ज्यादा बिजनेस मिलने वाला है। आप जी गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी का बिजनेस देखो तो वो आज 9-10 हजार करोड़ के ऊपर ही होगा। यानी इतना बड़ा बिजनेस मिलेगा, पूरा बनाया बनाया सेटअप मिलेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट अब आज बुलेट ट्रेन चलाएगी, लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए पैसा जुटाएगी, लेकिन प्राइवेट जो पैसेंजर ट्रेन है वो बेचेगी। जी बुलेट ट्रेन किसके लिए है? आप उसका प्राइवेटाइजेशन करो ना। जी आप उसको उसको जी कौन रोक रहा है? आप बुलेट ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन करो। ऑन द कॉन्ट्रारी ये उल्टा कर रही है। यानी पूरी पॉलिसी उसकी जी देश तोड़ने की है। पता नहीं ये उन्होंने उस टाइम पे जो 2014 में वो सौगंध की इस मिट्टी की खाई थी, वो कौन से देश की मिट्टी है अभी वो पता जी करना पड़ेगा। क्योंकि वो जी तो इंडिया की देश की मिट्टी तो नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ के एसेट्स बेच रहे हैं। यानी दूसरे जी देश की मिट्टी की सौगंध खाई होगी उन्होंने। जी जी वो एक कविता थी, उन्होंने पढ़ ली थी और शायद उन्हें बहुत पसंद आ गई थी, तो उन्हें पता नहीं था नहीं कि नहीं क्या पढ़ अर्थ भी निकल सकता है। जी नहीं पढ़ वो जी देश कौन सा था वो सोचने वाले, जी गौर जी करने वाले। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये पॉलिसी की पाइपलाइन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये भी होता है, भले ही अभी 4 साल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम माइनिंग की ही बात कर ले, दूसरे क्षेत्र को जिनको शायद ये बिक्री पे रखने वाले हैं उनकी हम बात नहीं करते, 4 साल के बाद क्या रहेगी? जब चलो सरकार वापस ले लेती है, लेकिन माइनिंग की परिस्थिति क्या रहेगी? क्या लगता है, कुछ बचेगा? 4 साल के बाद जो कंपनियां अभी आ रही है लेने के लिए, वो अपना मुनाफा सोच के ही आ रही है कि जी हमें यह लंबे टाइम तक हमको को नुकसान करने के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर आएगा नहीं, और वो लंबा सोच के अपने उसमें आएगा।
तो उसमें भी जो करप्शन होता है, अभी हमारी संसद है उसमें 43% लोग जो है वो हार्डकोर क्रिमिनल है। तो जैसी संसद है वैसी निर्णय लेंगे। तो संसद में बैठने वाले लोग हैं उनके पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट बहुत है। अब सीबीआई कभी उनके ऊपर कोई रेड नहीं करती है। सरकार ने कहा हम जो स्विस बैंक से पैसा ले आएंगे उसका एजेंसियों का उपयोग नहीं करती है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर मैं एक चीज आपको बताता हूँ जलपा जी, यदि जी प्रधानमंत्री से कोई भी संदेशा ऐसा पहुंचावे और उनको वास्तव में देश का भला करना होवे तो जो ब्यूरोक्रेसी है 80% लोग पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है, अप्रमाणित संपत्ति है, जी उसके ऊपर कोई कुछ हाथ नहीं डालता है। और ये जी कंपनियां बेच दी, ये कर दिया, ये आज सीबीआई को भी पिंजरे में बंद कर दिया, डीआरआई को भी करप्शन करती है, ईडी भी करप्शन करती है, उनके अधिकारी भी कितने पकड़ाए गए। तो ये सब जो है ये होने के बाद ये सरकार ने परमिट कर दिया है इनडायरेक्टली सभी एजेंसियों का, हम बोले वैसा ही करने का, जी इसके वहां पे रेट डालो, इसके वहां पे नहीं डालो। तो वो जो जिधर से पैसा आना चाहिए उधर से नहीं आ रहा है। जैसे बैंक के डिफॉल्टर भाग गए इधर से, उनका पासपोर्ट इधर जमा है फिर भी वो विदेश में है, उनको लाने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे काम में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमको कुछ लीज पर देने का बेचने का बारा नहीं आवे। और ये मूढ़ीवाद की तरफ अपना देश जा रहा है। और मूढ़ीवाद मतलब मूढ़ीवादी जो है वही इधर कमा जी पाएंगे और जी जी पाएंगे, जी बाकी गरीब और मिडिल क्लास का तो अभी बहुत हालत खराब आने वाला है यदि सरकार ने इसमें सुधार नहीं किया। तो संसद में जो बैठने वाले लोग हैं उनको ये सोचना है कि हमें क्या करना है। अगर वही जी हमारी संसद ही है जो हम चुन करके बैठते हैं, प्रजा के पास कोई विकल्प नहीं है। राजनीति जो जातिवाद और कौमवाद के ऊपर सरकार टिकी हुई है, बाकी विकास के नाम पे विकास हो नहीं रहा है, नुकसानी में देश चल रहा है। ये दो चीजों पे ही सरकार टिकी हुई है और कोई कारण नहीं है। मैं ऐसा मेरा जी पर्सनल ओपिनियन ये लगता है। जी जी राजेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर वित्त मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया था कि इस प्रक्रिया से हासिल होने वाली जो भी राशि है उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में किया जाएगा। यानी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है ये लोग पैसे बेच रहे हैं, राजकोषीय घाट भी हमें दिखा रहे हैं, फिर वित्त मंत्री ये भी कहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इस राशि का मतलब जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसे वहाँ पर लगाएंगे। यानी क्या वही राशि मतलब जो सरकारी संस्था है उसको बिक्री करके जो भी राशि आती है उससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो और शायद फिर उसे भी प्राइवेट हाथों में सौंप दो। कहीं मतलब घूम के सर्कल वही तो नहीं आ जाएगा? ये तो हास्यास्पद बात है कि आज एयरपोर्ट बेचो और उसी पैसे आए उसे से नया एयरपोर्ट बनाओ। जी जो और उसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे आपके पास बनाया हुआ है उसको आप बेच रहे हो और कह रहे हो कि वो पैसा जब आएगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा। यानी कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा? तो ब्यूटिफिकेशन जो कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे अहमदाबाद में हम जी देख रहे हैं कि रिवर फ्रंट बना दिया, एसडी हाईवे में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ गए, साइंस सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन आज भी हमारे अहमदाबाद के अंदर नारोल में देखो, पीराना में देखो, बहरामपुरा में देखो, मिल्लत नगर में देखो, साबरमती के वसंत नगर में देखो, इंदिरा नगर में देखो, बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जो नर्क की जिंदगी जी रही है। तो जी सरकार जो मेरा जो कहना है यही है कि सरकार किसके लिए है? सरकार अगर जो अमीर है या पैसे वाले लोग हैं उनके लिए ही है। सरकार अगर पश्चिम और पूर्व के अंदर भेद करती है, अंतर करती है, जबकि टैक्स का पैसा पूर्व में रहने वाला भी दे रहा है और पश्चिम में देने वाला भी दे जी रहा है, तो उसके बावजूद भी जब विकास के अंदर ही असमानता है, विकास के अंदर उस दृष्टिकोण में के अंदर भी भेद है, तो ये पैसे की उगाई करने के बाद भी सरकार करेगी क्या? हमने देखा कि टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, एक्साइज के नाम पर, फिर नोटबंदी से ब्लैक मनी वापस लाने के नाम पर बहुत सारी जगह से पैसे पैदा करने की कोशिश सरकार ने की। पैसे मिले भी सही, हिमांशु भाई की बात सही है, वो पैसे मिले भी सही। अगर वो पैसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे?
7 साल के अंदर आपने कौन सा वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उस पैसों में से, वो तो जवाब मिल नहीं रहा। और अगर आपके पास वो आय है और वो आय लेने के बाद जो राजकोषीय आपकी खाद है, यानी कि आपका जो कर्जा है वो देश में बढ़ रहा है। हमने गुजरात में भी देखा 25 साल के अंदर 17,000 करोड़ से लेकर 2.5-3 लाख करोड़ तक हम पहुंच गए कर्जे में। तो ये कर्ज लो और घी पियो जैसी नीति है, यानी कि क्रेडिट कार्ड पे पूरा घर सजा दो और उसके बाद में वो क्रेडिट कार्ड पर घर सजाने वाला जो मेन परिवार का व्यक्ति है वो अगर फैटल एक्सीडेंट में कहां पर मर गया, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट भरने की बारी आएगी तभी परिवार को पता चलता है कि ये जो सुख चैन की हम जिंदगी जी रहे थे वो तो नकली थी। तो ऐसी ही पॉलिसी सरकार अभी लेके आ रही है। जो भी मैंने कहा वो पैसा आ भी रहा है, वो भी ऐसी जगहों पर लग रहा है जो नॉन प्रोडक्टिव है। पैसा जा रहा है तो वो भी ऐसे हाथों में जा रहा है जो हाथों में पैसा जाने से आम आदमी का भला नहीं होने वाला। तो पूरी बात के अंदर हमको समझना ये चाहिए कि सरकार किसके लिए है। जो एक टैग लगाया गया था राहुल गांधी के द्वारा संसद में, सूट बूट की सरकार, उसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? क्यों जिस तरह से नरेंद्र मोदी के अंदर परिवर्तन आया, आप जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, उसके बाद वो जब यहाँ महामंत्री बने, जो वो स्कूटर के पिछली सीट पर बैठकर जाते थे और बिल्कुल एकदम सादा जीवन जीते थे, और उसके बाद उसका खुद का जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जिस प्रकार की लेविश लाइफ लाइन वो जी रहे हैं, तो उनकी सोच भी धीरे धीरे वो गरीबी से अमीरी की तरफ जा रही है। और जैसा संग वैसा रंग, हमारे गुजरात के अंदर वो कहावत है। आप जिनके साथ ज्यादा बैठते उठते हैं, आपका जो विजन है, आपकी जो सोच है, वो भी उसी प्रकार से बनती जाती है। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ज्यादा वक्त किन लोगों के साथ व्यतीत कर रहे हैं। वो फोटो सेशन के लिए किसी हरिजन के साथ बैठकर उसके पांव धो लेंगे, लेकिन आज भी सीवर में जाने से और गैस से कितने लोग मर रहे हैं। हम ये बेसिक आदमी की जिंदगी बचाने की बात है, जो हमारे शहर का कचरा साफ करता है, उनके हाथों में अभी अद्यतन साधन सुविधाएं नहीं है और उसके चलते वो हमको तो साफ रखते हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी नहीं बचा पाते। ये छोटी छोटी बातों में अभी हम दिक्कतें झेल रहे हैं। तब बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखाना या स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाना, वो स्मार्ट सिटी वाली बात तो अभी हवा हो गई है, लेकिन वो स्मार्ट सिटी का जो भी, यानी ऐसा है कि चकाचौंध ऐसी करो कि जिसकी रोशनी के अंदर जो अपनी ब्लैक साइड है वो छुप जाए, यानी कि रोशनी दिखाई दे लेकिन रोशनी के पीछे जो दिक्कतें हैं आम लोगों की, वो दिक्कतें नजर ना आए। और ऐसी एक पॉलिटिकल हिप्नोटिज्म जिसे कहते हैं, वो पॉलिटिकल हिप्नोटिज्म वो धर्म के नाम पर हो रहा है, वो जाति के नाम पर हो रहा है, वो विकास के नाम पर हो रहा है। और ये देखकर, ये कॉस्मेटिक सर्जरी या देश की हो, शहर की हो या स्टेट की हो, ये सब देखकर लोग प्रभावित भी होते हैं। और उसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और जीतते हैं उसके लिए उनको लगता है कि जो हमारी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ठीक है। लेकिन चुनावी हार और जीत और देश की हार और जीत, ये दोनों अलग अलग चीज है। हमने ईदी अमीन को भी देखा, हमने सद्दाम हुसैन को भी देखा, हमने गद्दाफी को सारे लोग हिटलर को भी देखा। सारे लोग 25-30 साल तक देश के अंदर शासन कर रहे थे, लेकिन जब वो लोग खत्म हो गए तो उसके साथ साथ उनका देश भी खत्म हो गया। तो शासन में बने रहना, लंबे समय तक बने रहना, लोगों के समर्थन किसी न किसी प्रकार से जुटा लेना और देश की बेहतरी करना, ये दोनों चीजों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। जी बिल्कुल। हिमांशु जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। देखा ये गया कि काफ़ी सालों से अगर इकोनॉमी या फाइनेंस के अगर हम रूल की बात कर ले तो शायद कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जो इफ़ेक्ट हमें शायद सिखाई जाती थी स्कूल और कॉलेज में, वो नहीं बल्कि कुछ अपोजिट ही नज़र आता है। जैसे कि हम देश के जीडीपी की बात कर ले तो जीडीपी माइनस में पहुँच जाता है, लेकिन शुद्ध मुनाफे की बात करें हम, कुछ बिजनेसमैन की 10 वर्ष की अगर हम बात कर ले तो वो 60 लाख करोड़ तक पहुँच जाता है। यानी कैलकुलेशन ही सब कुछ ऐसे विपरीत नजर आ रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगता है या फिर वो सिखाया जाता था, लास्ट में आता था कि कुछ ये अपवाद के रूप में है, वो शायद नजारा देखने को मिल रहा है।
नहीं, आपने जो बात कही मैं उसको दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन अपना एम्बलम है उसके पे ले जाता हूँ कि जी जो अपने है पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द रन द पीपल। फॉर द पीपल। तो इसके अलावा तो इसके इसमें अभी ऐसा है कि फॉर प्राइवेट प्लेयर बाय द प्राइवेट प्लेयर, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी जो पोजीशन है, जो गवर्नमेंट अभी कर रहे हैं वो भी प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं, उनके लिए ही पॉलिसी बन रही है और उनके लिए ही ये सब प्रावधान हो रहा है। आप देखो 2014 से जो प्राइवेट प्लेयर रिलायंस, अदानी और दूसरे भी जो वेदांता और ये जो ग्रुप सब बड़े जो ग्रुप है, वो ग्रुप में उनके टर्नओवर बढ़े हैं। जो आईओसी और ओएनजीसी जैसे कंपनियों की 1 लाख करोड़ की जो पैरिटी में वो चल रहे थे क्वार्टरली टर्नओवर में, उसमें रिलायंस की एंट्री हो गई और आज उसका प्रॉफिट 10,000 करोड़ से ज्यादा हो गया क्वार्टरली, जो पहले नहीं था। उसका प्रॉफिट क्वार्टरली क्वार्टरली बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी आज उनके लिए फ्रेमवर्क की गई है, जो ये गवर्नमेंट ने, वो उसका बेनिफिट ले रहा है। और गवर्नमेंट की जैसे ओएनजीसी 2014 में 1 लाख की कैश पूरी वो कैश खलास कर दी और वो अभी आज वो डेप्ट में जाने वाली, आज उसके पास 200 करोड़ की कैश बची हुई है, एक्सेस कैश की जो उसकी बात चल रही है बैलेंस शीट में। तो ऐसी पोजीशन ला के कर दिया है कि बीएसएनएल है, बीएसएनएल के टावर आप यूज कर रहे हो, गेटवे यूज कर रहे हो, लेकिन वो लॉस में चल रही है और रिलायंस जी प्रॉफिट में चल रहा है। वो कैसे? गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट की एसेट्स है, खुद की एसेट्स है, वो प्रोटेक्ट करके रखे। प्राइवेट प्लेयर्स भी आए तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसको बेनिफिट्स मिले, उसको जो एरिया है उसका, जैसे नया एरिया डेवलप करना है। पहले के जमाने में क्या होता था, कांग्रेस ने कैसे डेवलपमेंट किया कि आज हिली एरिया है, कोई ट्राइबल एरिया है, तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को सब बेनिफिट दिए, एक्साइज का बेनिफिट दिया, इनकम टैक्स एग्जाम्पशन का बेनिफिट दिया, तो वो एरिया डेवलप हुए। गवर्नमेंट ने भी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड भी इश्यू किए, ऐसे ऐसे करके पूरा इंडिया डेवलप किया। ऐसी बात तो ये गवर्नमेंट सोचती भी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा करना ही नहीं। उनकी पॉलिसी जो 2014 में आई भी उनके लिए है और काम भी उनके लिए कर रहे हैं, ये उसका बेनिफिट है। जैसे अभी आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से कर रहे हैं? 8,000 करोड़ का प्लेन ले रहे हैं, सेंट्रल जी विस्टा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। पब्लिक के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है। अब आप 2016 से वो बोल रहे हैं मैं 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाल किला से जी करूंगा, तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? एक भी नहीं हुआ। आज जो स्टॉल प्रोजेक्ट की संख्या है वो 3.6 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। क्यों नहीं हो रहा है? आप अनाउंसमेंट कर रहे थे, पहले बजट में बोला था मैं 100 स्मार्ट सिटी जी बनाऊंगा। वो 100 स्मार्ट सिटी में आप एक तो सिटी मुझे बताओ 7 साल में जो हुई है। आप छोटी छोटी बातें देखो जी कि उसको पता चलेगा कि ये बातें करने में माहिर है, काम करने में कुछ माहिर नहीं है। उनको खाली बातें करके देश की संपत्ति को बेचने का है। और जो उनके वोटर्स है, जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और जो बातों से प्रभावित होते हैं, उनको अकबंद रखने का, गुमराह करके रखने का है कि मैं 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, इसलिए मैं 6 लाख करोड़ के ये एसेट्स बेच रहा हूँ। जो 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो फ्यूचर की बात है, वो आने वाला भी नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल जो एसेट्स है वो बेच रहे हैं, यानी फ्यूचर में जो करेंगे वो दिखा रहे हैं और एक्चुअली अभी बेच रहे हैं। ऐसी उनकी ये पॉलिसी रही है। जी प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। सपना दिखाया गया था हमें 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का, लेकिन अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से अगर बात कर ले, अभी जो सिचुएशन है उसमें हमारा नंबर आता है 162। हमारा अगर ऑल ओवर हम वर्ल्ड के सारे ही देश को मतलब वो करके सम्मिलित करके अगर गिने तो आईएमएफ की रिपोर्ट में ये आया था। क्या लगता है 5 ट्रिलियन? ये जो 5 ट्रिलियन का बात है, ये सपनों के सौदागर बोलो या जादूगर बोलो, जो भी बातें थी, वोट बैंक हासिल करने के लिए कुछ बोला जाता है और उनमें वो आर्ट है जो प्रजा को हिप्नोटाइज करना या जो भी उसकी मानसिकता बदलना। तो ये जो वोट बैंक के लिए ये सब जाहिरात होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जी ये वास्तव में कहीं और ही होता है। या प्रजा समझ रही है कि भाई ऐसा गलत भी हो रहा है, लेकिन हमारे गुजराती में कहावत है कि देवाना डूंगर तरियानो विकास। अभी ऐसी पोजीशन है कि कर्ज लेकर के अपने विकास कर रहे हैं। हमारा देश का 130 करोड़ या 35 करोड़ की जनता है, वो एक एक आदमी के ऊपर कर्जा है, वो आदमी पूरा गिरवे रखा हुआ है, जी ऐसा समझो हमारा प्रजा ही गिरवे रखी हुई है। तो ये जो परिस्थिति है, यह जो अभी ये जो सरकार ने अभी घोषित किया है
तो ये हमारे आज़ादी के पहले की परिस्थिति और दिशा अलग है। हम गुलामी की दिशा में फिर से बढ़ते जा रहे हैं। तो आज़ादी के बाद की गुलामी अभी बोले प्रजा, तो जो प्रजा का आवाज़ सुनाई नहीं दे दिया जाता है सरकार को, वो वॉइस ऑफ पब्लिक बहुत बड़ा है। और जो मुनाफा करते हैं राज का पॉलिटिशियन से मिलकर के, उनकी संख्या बहुत कम है। और अपने देश में ईमानदार आदमी है, वो भी रियल माइनॉरिटी में आता है। जो बराबर टैक्स भरता है, जो बराबर जी सब कुछ करता है, वो माइनॉरिटी में होता है। और टैक्स भरते भरते उसका बैलेंस शीट लॉस में चला जाता है। ऐसी हमारी टैक्सेशन पॉलिसी है कि ईमानदार रहने वाला तो जो कमाता है, वो 5 साल के बाद उसका बैलेंस शीट देखेगा। यदि उसने रियल टैक्स पेड किया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, तो उसका जीरो हो जाएगा। तो यह जो सरकार की पॉलिसी है, वो बहुत अंग्रेजों वाली पॉलिसी है। अंग्रेजों ने जिस तरह से शोषण किया हमारा, गांधी जी को नमक आंदोलन करना पड़ा, जी जो नमक पे सेस डाला, इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा है। इस तरह से हमको ये जो आज़ादी के बाद की गुलामी है, तो ये जो हम आज़ाद होते हैं लेकिन फिर भी दूसरी गुलामी का सामना करना पड़ रहा है। और यह जो अंग्रेजों का शासन था, इस तरह से अब प्रजा को ये अपने लोगों के साथ लड़ाई करनी पड़े, वो भी एक शर्मजनक बाबत है कि हमारे देश के शासक ही हमारा शोषण करते हैं। संसद में भी हमारे प्रजा का शोषण होता है। जी जो भी संसद में नॉन पार्लियामेंट्री भाषा का यूज होता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह से इकोनॉमी पोजीशन जो हमारी है, वो आर्थिक परिस्थिति और भी खराब होगी। जीडीपी का बोले नीचे जा रहा है, जीडीपी और भी नीचे जाएगा। और इसमें जो प्रजा को अभी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अभी जैसे पुरुषोत्तम रूपाला ने इधर बताया अमरेली में कि भाई हमको जो ऑक्सीजन भी नहीं मिलता था और बेड भी नहीं मिलता था, उन्होंने उनकी सरकार के केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी स्वीकार किया जी कि सरकार निष्फल है, इस तरह का संकेत दिया। तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग भी स्वीकार करते हैं कि हमारा प्रशासन कमजोर है और प्रजा उससे नाराज है। अब प्रजा को जो है कुछ न कुछ परिवर्तन चाहती है, लेकिन वो विकल्प विकल्प ढूंढ रही है। ऐसा निर्माण हुआ है। और हम जिस दिशा में अभी जा रहे हैं कि शैक्षणिक जी रीत से हमारे को गुलामी तरफ, आर्थिक रीत से गुलामी की तरफ जाना पड़ रहा है, आरोग्य की तरफ भी उस तरह से जा रहा है। हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप कर किया हुआ है, उसको आगे बढ़ाना है। उसकी वजह हम हमारी संपत्तियां लीज पे दे रहे हैं, तो जो बेरोजगारी है उसकी समस्या बढ़ेगी। खानगीकरण होगा तो उससे भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ी हुई है। और कोई किसी पे कंट्रोल नहीं रहेगा सरकार का। तो सरकार के जो कुछ उद्योगपति और पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, वही ये सरकार चलाएंगे, ऐसा निश्चित हो गया। जी बिल्कुल। राजेश जी आपकी ओर आना चाहूँगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो कही गई, शायद विरोध ना हो या विरोधी या विरोध पक्ष के जो लोगों के लिए है, उनके सवाल जो उठाए जा रहे हैं, उसके जवाब में सिर्फ एक लाइन आती है कि एसेट्स का जो स्वामित्व है वो सरकार के पास बना रहेगा। क्या लगता है, बोल तो रही है सरकार, लेकिन क्या सही में स्वामित्व रहेगा? बहुत बड़ा वर्ड है। टेक्निकल ये बात सही है, क्योंकि सरकार उसके टाइटल बेचने नहीं जा रही। सरकार रेंट पे देने जा रही है, लीज पर रहने जा रही है। लेकिन हमने लीज पर दी हुई चीजें जो है वो हमने देखी है, वो भी अभी उसका जो खाका है वो हमारे पास नहीं है कि मैक्सिमम कितने साल के लिए दिया जाएगा। 5 साल की मिनिमम टर्म पर दिया जाएगा, या जैसे हिमांशु भाई ने मेरे प्रारंभ में बताया कि 99 ईयर्स की लीज पर, अगर 99 ईयर की लीज पर या 50 ईयर्स की लीज पर दे रहे हैं तो उसका मतलब कि वो बेच ही रहे। लेकिन वो उसका अभी खाका हमारे सामने नहीं आया कि हम अगर 4 साल के पहले लिए देखेंगे, भी प्रोबेशन देते हैं। पीरियड जी प्रोबेशन पीरियड रखेंगे हम, 1 साल का 2 साल का, फिर उसका रिव्यू करेंगे, ऐसी कोई बात है। लेकिन अभी तक वो पॉलिसी जो है वो अभी एक निर्णय लिया गया है, जैसे कि ये सरकार करती है। नोटबंदी का निर्णय लिया गया, उसके बाद में उसमें 147 अमेंडमेंट आया, जीएसटी लाने के बाद एक एक लाइन पर अमेंडमेंट आया। यानी पहले निर्णय ले लो, निर्णय लेने के बाद दिक्कत आए पर फिर रोज उसको बदलते जाओ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर स्पर्धा सरकार को करनी है तो कैसे होगी? तो स्पर्धा उस प्रकार से होनी चाहिए कि पिछली सरकारों ने इतने एयरपोर्ट बनाए,
हमने हमारे 7 साल में इतने एयरपोर्ट बनाए, पिछली सरकारों ने इतने रोड और रास्ते बनाए, हमने इतने बनाए, इतनी उन्होंने एजुकेशनल के अंदर काम किया, हमने इतना काम किया। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो बनाया था वो हम देखो पैसा आपने तो पढ़ा रखा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उसको बेच के उसका पैसा की उगाई कर रहे हैं। ये स्पर्धा नहीं होती। और दूसरी ये जो चीज है जो दिक्कत वाली जो पहले से मैं बता रहा हूं कि हमने एजुकेशन के अंदर ये निजी हाथों में देने का जो परिणाम है हम देख रहे हैं। जैसे ही स्कूल और कॉलेजेस दे गई उसके बाद में ये कोरोना के काल के अंदर जो भी उसके पेरेंट्स थे और उसके एसोसिएशन थे वो सरकार से कितना लड़े, अदालत तक गए, अदालतों ने भी निर्णय दिए, उसके बावजूद भी जो प्राइवेट स्कूल ऑपरेट करने वाले लोग हैं उन्होंने न तो सरकार की सुनी न अदालतों की सुनी और अपनी मनमानी कर ही रहे हैं। सरकार के पास जब प्रजा को समस्या होती है, सवाल होता है, वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, अपनी आवाज उठाता है और सरकार को 5 साल के बाद अपना मैंडेट लेना है तो वो उन लोगों की सुनती है। जो प्राइवेट ऑपरेटर है उन्होंने तो 3 साल की लीज का पैसा दे दिया है, फिर सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। यानी कि जो चीजों में अभी सरकार का नियंत्रण है वो सारा नियंत्रण हटता जाएगा और धीरे 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 कर आज 10% या कल 20%, 30%, 40% करते करते जब सरकार के हाथ से ये सारी चीजें छूटती जाएगी उसके बाद में जो अनियंत्रित स्थिति पैदा होगी वो स्थिति के अंदर सरकारों की आने वाली सरकारों को भी दिक्कत आएगी और आम जनता को तो दिक्कत आने वाली ही है। जैसे तेजस ट्रेन है तो तेजस ट्रेन प्रॉफिट नहीं करती तो 3 दिन के लिए बंद हो जाती है। हमने वो रोरो फेरी को भी देखा, हमने वो सी प्लेन को जी तो सारी चीजें लोगों को दिखा देंगे। चुनाव में के 2 दिन पहले वो सी प्लेन उड़ता है, जैसे मतदान हो जाता है वो सी प्लेन चला जाता है रिपेयरिंग के लिए, तो जितने दिन गैराज में रहता है उतने दिन वो लोगों के पास नहीं रहता। तो ये सारी चीजें जो अनुभव है निजी हाथों में देने के बाद का जो निजी अनुभव है, प्राइवेट अस्पताल देखो, प्राइवेट स्कूल्स देखो, वही जो चीज है यानी कि आपकी LIC जैसी जो ब्रांड थी, इंश्योरेंस की बिल्कुल ब्रांड थी, LIC यानी इंश्योरेंस, उसका पर्याय था। अगर ऐसी चीजें जिससे सरकार को बहुत बड़ी आय मिलती थी, ऐसी चीजें आप अगर दे रहे हो प्राइवेट हाथ में तो प्राइवेट ऑपरेटरों को तो मलाई है, वो तो खाने के लिए आ ही जाएंगे और मलाई खाने के बाद अगर आप उसको सोशल सेवा करने की, समाज की सेवा करने के लिए बोलोगे तो वो नहीं करने वाले, वो तो स्पष्ट दिखा देंगे कि भाई सेवा करने के लिए तो आप लोग हैं, हम लोग तो जो है मुनाफा करने के लिए है तो हम मुनाफा करेंगे। यानी कि जो सारी चीजें हैं वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। सरकार कोई भी चीज करने जा रही है तो वो अचानक से होती है, वो धारा 370 हो तो भी वो अचानक से होता है, वो नोटबंदी हो तो भी अचानक से होता है। GST जो 1 नेशन 1 टैक्स की बात की गई थी, वहां कहां हुआ है 1 नेशन 1 टैक्स? वो GST लागू करने के बाद 1 साल तक तो मेरे मित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ बैठे, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी समझ नहीं पा रहे थे उसको, यानी उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ी। यानी कि आप इस तरह के निर्णय ले रहे हो जो निर्णय आप खुद उसको समझ नहीं लेते और बहुत जल्दी से लोगों पर लागू कर देते हो और फिर धीरे धीरे जब समस्याएं आती है और समझ आती है तब उसमें अमेंडमेंट करते जाते हैं। हमने NRC में भी ऐसा देखा, हमने CAA में भी देखा। तो जो लोगों के लिए आप निर्णय कर रहे हो यानी 130 करोड़ लोगों के लिए, तो पहले उसकी चर्चा कराओ, लोगों के बीच में वो बातें जाने दो, बहस होने दो। जैसे टीवी के माध्यम से हम कर रहे हैं वैसे ही वो बहस होगी, लोग आर्टिकल लिखेंगे, जो अर्थशास्त्री अपना दृष्टिकोण बताएंगे, जो विपक्ष है उनका दृष्टिकोण बताएगा, उसमें से लोगों को कुछ चीजें समझ आएगी, कुछ चीजें शायद ना भी समझ आए, लेकिन लोगों की एक मानसिकता बनेगी कि नहीं ये जो निर्णय है वो हमारे लिए सही है या नहीं है। अगर आप अचानक से कोई निर्णय ले लेते हो, लोगों पर जबरदस्ती थोप देते हो और उसके बाद जो दुष्परिणाम आते हैं, मुझे हिमांशु भाई ने वो जियो वाला याद दिया। कभी ऐसा देखा देश का प्रधानमंत्री जियो का ब्रांड एम्बेसडर बनकर उनका वो जो है प्रमोशन कर रहा है
और उनकी खुद की जो जिम्मेदारी है बीएसएनएल के प्रति वो नहीं निभा पाता। और बीएसएनएल जैसे एलआईसी है वैसे ही बीएसएनएल टेलीकॉम का वो ब्रांड था, वो मोनोपोली वाली चीज थी, वो बीएसएनएल की खस्ता हालत हो जाती है। यानी कि मेरी होटल चल रही है लेकिन मैं खाना खाने के लिए सामने की होटल में जाता हूँ। इस प्रकार की जो सोच है वो वही सोच अभी ये निर्णय में भी नजर आ रही है। यानी कि सरकार दो चीज करने जा रही है, एक तो ज्यादा से ज्यादा चीजों से अपनी जिम्मेदारी वो झाड़ रही है कि हमको ये सारी चीजें नहीं करनी है, और दूसरी चीज ये कर रही है कि जो उद्योगपति है, क्योंकि सबसे धनिक पार्टी वैसे नहीं बनती। आज कांग्रेस को 300 करोड़ रुपया डोनेशन मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को 3000 करोड़ मिलता है, इतना वास्ट डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस के पीछे कुछ लॉजिक तो होगा। मैं उसी चीज में इन्वेस्ट करूंगा या पैसा दूंगा कि जहां से मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। कोई आदमी मुझे पैसा दे रहा है तो वो पैसा दे रहा है तो उसके पीछे उसकी सोच होगी कि उसका मुझे रिटर्न मिलेगा। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समृद्ध हो रही है, मैं समझता हूं इसी प्रकार से जैसे पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाई, जैसे पार्टी को सबसे धनवान पार्टी बनाई, सबसे बड़े मेंबरों वाली पार्टी बनाई, उसी तरह से देश को भी सबसे धनवान देश बनाना चाहिए। इस देश को भी सारे विश्व का सबसे सशक्त देश बनाना चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सशक्तिकरण जिस तरह से हो रहा है उसी सशक्तिकरण भारत का भी होना चाहिए। जब आप भाजपा को गाली देते हो तो वो भारत को गाली हो जाती है, तो जब भाजपा की समृद्धि है वो भी देश की समृद्धि के साथ जोड़ देना चाहिए। अगर बीजेपी इज इक्वल टू भारत इंडिया है तो बीजेपी जिस स्थिति के अंदर है अभी आज, उसी स्थिति के अंदर देश भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा था कि जो ये पॉलिसी लाई गई मोनेटाइजिंग की, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो लाई गई, तब से ही हम ट्विटर देखें या चाहे जो भी सोशल मीडिया देख ले, वही कहीं ना कहीं बहुत ही वायरल हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो लाइन, मैं देश नहीं। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जिसे हम कहते हैं, वो शायद कुछ क्षेत्र में जरूरी है लेकिन हर क्षेत्र में नहीं। बात होती है ब्राउन फील्ड जो एसेट है उसको या तो लीज पे देने की या बेचने की, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? कई प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है वो भी दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? और क्या लगता है कि कोई भी उद्योगपति है, कोई बिजनेसमैन है, वो क्या लॉस मेकिंग यूनिट लेगा? वो करेगा क्या? उसे व्यापार करना है या उसे देशभक्ति करनी है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यहां पर सरकार के द्वारा चलो बोला गया, चलो 4 साल मान लेते हैं कि 4 साल के लिए ये सब कुछ होगा। क्या लगता है, हम माइनिंग की बात कर ले या और किसी संस्था की या क्षेत्र की बात कर ले, क्या 4 साल के बाद अगर सरकार के पास वो वापस भी आता है तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या रहेगी? क्या लगता है कि माइनिंग में कुछ बचेगा? वो क्षेत्र की हालत कैसी रहेगी? और क्या लगता है कि चलो लॉस मेकिंग है तो क्या उसे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करके प्रॉफिट मेकिंग बना के सरकार को वापस दे देंगे? और जहां पर मैं ये ज़्यादातर क्षेत्र की बात हम करें, माइनिंग जहां पर आई हुई है या फिर जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन ने पावर प्लांट भी लगाए हैं, अगर उस क्षेत्र की बात करें तो वहां के जो स्थानिक लोग हैं वो अपनी न्यूनतम जरूरियात के लिए भी जूझ रहे हैं। पीने का साफ पानी हो, शौचालय हो, शिक्षा हो या 2 वक्त की रोटी हो, वहां पर लोग जो है वो काफी पीछे नजर आते हैं। लेकिन हाँ, वहां पर जो उद्योग है वो शायद सबसे आगे है। ऐसा अनबैलेंस क्यों? क्या इसी अनबैलेंस की वजह से तो कहीं इकोनॉमी अनबैलेंस नहीं हुई? और इसको बैलेंस के लाने के चक्कर में कहीं ज्यादा संतुलन ना खो जाए? अभी ये फैसला तो लिया गया है एनएमपी का, लेकिन ये कितना उचित? ये फायदा किसको करवाएगा? देश की जनता को करवाएगा, सरकार की तिजोरी को कराएगा या फिर कंपनी की बैलेंस शीट को कराएगा?
तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।